अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जनरल साइंस का अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है वेव्स एंड साउंड। ठीक है, देखते हैं ब्लैक बुक में किस तरह के क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेव्स एंड साउंड से। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के, क्योंकि साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग साउंड एंड वेव के बारे में। तो साउंड कौन सा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता क्या है कि वेव का जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वेव का जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करता है टू द पैरेलल टू द वेव ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि वेव पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है वो पैरेलल होता है टू द वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये पैरेलल ही है। ठीक है, और बात करें ट्रांसवर्स की, तो ट्रांसवर्स में क्या होता है कि वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द वेव प्रोपगेशन। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन है। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल है लाइट। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो ये हो जाएगा साउंड। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चंस। ओजोन लेयर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड ए शील्ड अगेन। तो ओजोन लेयर जो है वो शील्ड का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। वो कौन से इससे? तो ये हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज से। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ओजोन लेयर होता कौन से लेयर पे है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। अर्थ एटमॉस्फेयर के टोटल 5 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ओजोन लेयर कौन से स्फीयर पे होता है? तो स्ट्रेटोस्फियर में होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। नेक्स्ट है हमारा, फोर्ज डॉक्यूमेंट आर डिटेक्टेड बाय। तो नकली जो डॉक्यूमेंट होता है उसको डिटेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा नकली डॉक्यूमेंट को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शंस दिए गए थे और मैं उनमें पूछा गया था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है। इसका मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम वेवलेंथ। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। जिसका और एक कंसेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शंस जो दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा गामा रेज। ठीक है, वैसे किसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात करें तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है कॉस्मिक रेज का और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है रेडियो वेव का। ठीक है, मैंने इसको अरेंज किया है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका है? रेडियो वेव का, और कम किसका है? कॉस्मिक रेज का। ठीक है, तो आप कोई भी एक कंसेप्ट पकड़ लीजिए, चाहे फ्रीक्वेंसी चाहे वेवलेंथ। ठीक है, एक ही याद कीजिए, बाकी दूसरा को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या होगा? CG XUV जो गाड़ी आती थी, उसके बाद भीम तो नाम सुने होंगे, XUV भीम VIM, और उसके बाद R। ठीक है, तो कॉस्मिक रे CGXUV VIM R। ठीक है, तो यह था ट्रिक। कैसे ट्रिक? XUV क्या होता है? गाड़ी होता है, उस पर कौन बैठेगा? भीम बैठेगा और R बैठेगा, भीमर। नेक्स्ट, बैट्स कैन सेंस ऑब्स्टिकल्स बिकॉज। बैट्स क्या कर सकता है? सेंस कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। नेक्स्ट है हमारा द ऑडियो सिग्नल ऑफ TBR। तो ऑडियो सिग्नल जो होता है वो टीवी का क्या होता है? वो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, है ना। तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, तो इसमें हो जाएगा जो टीवी सिग्नल होता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव टू द अर्थ सरफेस। कौन सा ऐसा लेयर है एटमॉस्फेयर का जो रेडियो वेव को क्या करता है? अर्थ सरफेस पे भेज देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयनोस्फीयर। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात किया था कि टोटल 5 लेयर होते हैं, तो इसमें से आयनोस्फीयर नहीं था। तो आयनोस्फीयर किसका पार्ट होता है? थर्मोस्फीयर का ही पार्ट होता है आयनोस्फीयर। ठीक है, जहाँ से रेडियो वेव वापस आ जाते हैं, आयनोस्फीयर। नेक्स्ट है हमारा, तो ये भी पूछा जाता है कि आयनोस्फीयर किसका पार्ट है? तो थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है आयनोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट, रेड इज़ यूज्ड एज इमरजेंसी और डेंजर सिग्नल। रेड
जो है वो इमरजेंसी या डेंजर सिग्नल रेड को ही क्यों लिया गया, बाकी सबको क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा वो स्कैटर कम करेगा, यानी कि ज़्यादा बिखरेगा नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को दूर से ही दिखाई देता है कि कोई चीज़ डेंजर है या इमरजेंसी में, ठीक है। बात करें वेवलेंथ की, वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है? तो रेड का सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट कलर का सबसे कम होता है। तो इसका ट्रिक शायद आप लोगों को पता होगा, विवगियोर होता है, ठीक है। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा, वायलेट का कम, ठीक है। नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन? कौन सा रेडिएशन यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए? तो ये हो जाएगा माइक्रोवेव, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा वेव दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर और कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले ही ये वाला क्वेश्चन पढ़े थे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है वो माइक्रोवेव होता है, लेकिन यहाँ को क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया गया कि वेव्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस अगर वायरलेस कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए कौन सा ये लगेगा? तो उसके लिए हो जाएगा रेडियो वेव, ठीक है। और बात करें कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो ऊपर में ही माइक्रोवेव पर है, तो फिर यहाँ पे क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा कि जब हम लोग लोअर ऑर्बिट का सैटेलाइट की बात करते हैं तो उसमें भी रेडियो वेव ही काम करता है, ठीक है। लेकिन इसकी आर्टिफिशियल सिंपली अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कम्युनिकेशन की बात करें तो ये हो जाएगा माइक्रोवेव, जो कि हायर ऑर्बिट की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ये लेज़र लाइट हम लोग देखे होंगे, ऑल द एटम्स इमिट द लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड सेम फेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है। इसके पास जो होता है लेज़र लाइट के पास जो होता है फ्रीक्वेंसी सेम होता है, सेम एम्पलीट्यूड होता है, सेम फेज होता है, जिसकी वजह से वो इतना गहरा और इतना दूर तक जाता है लाइट। ये देखे होंगे लेज़र लाइट, इसका जो रोशनी होता है वो बहुत दूर तक क्यों जाता है? क्योंकि लाइट जो इमिट होता है उसका जो वेव होता है उसका सेम फ्रीक्वेंसी होता है, सेम एम्पलीट्यूड होता है, सेम फेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म AM रिगार्डिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग? तो AM का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इन साउंड वेव कंप्रेशन आर रीजन वेयर डेंसिटी, ठीक है। कंप्रेशन में डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो कंप्रेशन होगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, एज वेल एज प्रेशर इज़ हाई। कंप्रेसर होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगा और प्रेशर भी हाई हो जाएगा। इन साउंड्स हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ज टू 20 किलो हर्ज आर नोन एज। तो अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑडिबल साउंड, ठीक है। हम लोग जो साउंड सुन पाते हैं वो होता है 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज, ठीक है। तो हर्ज क्या चीज़ को मेजर करता है? तो हर्ज मेजर करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल यूनिट का यूज़ होता है, ठीक है। हर्ज मेजर करता है फ्रीक्वेंसी को, डेसिबल मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। नेक्स्ट, ए वेवलेंथ ऑफ 0.3 m इज प्रोड्यूस इन एयर एंड इट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, देन इट विल बी एन। तो अगर वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद बोला है कि वेवलेंथ दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है जो साउंड ट्रेवल कर रहा है, तो पूछा है कि उसके बाद ऑप्शंस में दिए गए थे तो ये क्या ऑडिबल वेव है या नहीं है, ऑडिबल साउंड है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को पहले फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=SC/λ और E=hf। h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ लिया जाता है, तो क्या रखेंगे? 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। यूनिट भी पूछ लिया जाता है तो यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बात करें अगर तो एच तो कैंसिल हो जाएगा, अगर बात करें, है ना, तो एच कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? F=c/λ, ठीक है। C क्या है? C है हमारा स्पीड, लेमडा क्या है? वेवलेंथ, F क्या है? फ्रीक्वेंसी। F को म्यू के तरह भी लिख सकते हैं जिसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्पीड दिया हुआ था 300 और लेमडा दिया हुआ था 0.3, यानी कि वेवलेंथ दिया हुआ था। तो इसका आंसर आ जाएगा 1000 हर्ज। और 1000 हर्ज जो होता है वो ऑडिबल में होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक क्या होता है? ऑडिबल में आता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? ऑडिबल वेव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज टाइपली। फ्रीक्वेंसी जो होता है अल्ट्रासोनिक का, वो अल्ट्रासाउंड का, वो एबव 20 किलो हर्ज होता है, ठीक है। तो तीन तरह का होगा, एक तो ऑडिबल होगा, एक अल्ट्रासाउंड होगा और एक इंफ्रासोनिक होगा। तो इंफ्रासोनिक की बात करें तो इंफ्रासोनिक का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ज से लेस होता है। 20 हर्ज से लेस होगा तो इंफ्रासोनिक होगा,
20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होगा तो वो होगा ऑडिएबल, और उससे ज़्यादा हो गया 20 किलो हर्ट्ज से तो वो हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। ठीक है। मेटर वेव क्या होता है, तो वो होता है डी ब्रोगली वेव्स होता है। ठीक है, क्योंकि डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया था इसलिए बोला जाता है मेटर वेव और डी ब्रोगली वेव्स, अपने नाम पे ही रखा था। वेव्स इंक्लूड विजिबल लाइट वेव, एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द वेव विच कैन प्रोपगेट इवन थ्रू द वैक्यूम आर कॉल्ड। ऐसा वेव जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी माइंड में रखिए कि साउंड वेव जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑप्शंस दिए गए थे और नोट पूछा था। ठीक है, मैंने नहीं है तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों शो कराता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपगेट बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इससे। ठीक है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। दे शो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन था कि वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो नहीं करता है, लेकिन जबकि क्या होगा प्रॉपर्टीज़ में क्या है, शो करता है। ठीक है, दे आर ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। दे कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइज का मतलब क्या होता है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। नीड नो मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए नीड मीडियम की कोई भी ज़रूरत नहीं है प्रोपगेशन करने के लिए। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम लोग आगे भी देखते हैं। C = होता है एफ लेमडा। ठीक है, सॉरी, C = म्यू लेमडा, है ना। एफ लेमडा बोलिए, म्यू लेमडा बोलिए। वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव आर ओवन आर ऑपरेटेड बाई एम्बेडेड इनसाइड देयर गैजेट्स। तो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो कि उसके अंदर डाला जाता है, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक है, वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन आर ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एम्बेडेड इनसाइड दिस गैजेट्स। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ, साउंड क्या है, किस तरह का फॉर्म है, विच प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। जो हमारे हियरिंग में क्या करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, हमारे कानों में सेंसेशन प्रोड्यूस कर सकता है सुनने के लिए। तो साउंड क्या है, एक तरह का एनर्जी है। नेक्स्ट है हमारा द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन ए लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाई। तो डिस्कवरी, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट, उन लोगों ने बहुत सारा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्कवरी किया था। तो ये कौन लोग थे, ये थे फैराडे और हेनरी। ठीक है, पूछा गया है कि किन लोगों ने डिस्कवरी और अंडरस्टैंडिंग किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये हो जाएगा फैराडे और हेनरी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होता है, ये याद रखना है आपको कि फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड कॉल्ड। तो जितना एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन करेगा उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये किस चीज़ को मेज़र करता है, ये मेज़र करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ये फ्रीक्वेंसी को किस में मेज़र करते हैं, तो हर्ज में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन हर्ज। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन हर्ज। नेक्स्ट, द टेलीविजन चैनल इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स बाई। कैरेक्टरिस्टिक्स, टेलीविजन चैनल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके द्वारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ट्रांसमिटेड सिग्नल का, उसी के द्वारा हम लोग का टेलीविज़न का कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं कि ये ऐसा चैनल है, ये वैसा चैनल है। ठीक है, कि ये DD न्यूज़ है या G न्यूज़ है, जो भी है। ठीक है, वो कैसे ये करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल के द्वारा। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन क्रीट एंड कंजिक्यूटिव ट्रफ इन ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो क्रीट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो वो हो जाता है हाफ ऑफ वेवलेंथ, यानी कि λ/2 होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ है। ठीक है, और बात करें क्रिस्ट और टफ की, तो यहाँ देख सकते हैं क्रिस्ट और टफ के बीच में क्या है, हाफ ऑफ वेवलेंथ है। ठीक है, तो यही पूछा था क्रिस्ट और टफ के बीच में कितना ये है, तो हाफ ऑफ वेवलेंथ है। नेक्स्ट है हमारा
अल्ट्रासोनिक साउंड आर साउंड विच हैव फ्रीक्वेंसी, तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, द वर्ड इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, अगर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में शो करा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इंक्रीज बैंडविड्थ विद डिक्रीज नॉइस, माने बैंडविड्थ तो इंक्रीज करेगा लेकिन नॉइस डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज का एनर्जी ग्रेटर देन होता है किससे, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके थे, अगर फिर से नहीं लिखे तो कहीं पे लिख लीजिए कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी इन्वर्स रिलेशन होगा वेवलेंथ से, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे हम लोग पहले ही बढ़ चुके थे कि कॉस्मिक रे का एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद गामा रे का, एक्सरे का, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो यहाँ पे पूछा था अल्ट्रावायलेट का किससे ज़्यादा होता है, ठीक है, किससे ज़्यादा होगा अल्ट्रावायलेट का एनर्जी, तो विजिबल से भी होगा, इंफ्रारेड से भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में इंफ्रारेड था तो इंफ्रारेड मार सकते थे, ठीक है। वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, उसके बाद माइक्रोवेव का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए फिलामेंटेड टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स, तो फिलामेंटेड टाइप बल्ब लाइट बल्ब जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल पावर जो कंज्यूम दिखाई पड़ता है कि कंज्यूम हो रहा है, तो वो कैसे कंज्यूम हो रहा है, इंफ्रारेड रेज के तौर पे कंज्यूम्ड हो रहा है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग डिवाइस, जितने भी रिमोट सेंसिंग डिवाइस है वो कैसे काम करते हैं, हैज़ एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ, तो इंफ्रारेड रेज के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, के द्वारा काम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विच पार्ट ऑफ सनलाइट मेक द सोलर कुकर हॉट, तो कौन सा पार्ट है जो सोलर कुकर को हॉट बना देता है, तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज जो आते हैं, ठीक है, वो सोलर कुकर को क्या बना देता है, हॉट बना देता है। नेक्स्ट है हमारा टीवी रिमोट कंट्रोल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो टीवी का जो रिमोट कंट्रोल वर्क करता है वो भी इंफ्रारेड पे ही काम करता है, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों को देखें। तो जितना भी रिमोट कंट्रोल वाला गाड़ी होता है, जो भी होता है, वो सब इंफ्रारेड के द्वारा कंट्रोल होता है। आर नोन एज हीट वेव, किसको हीट वेव के हीट वेव कहेंगे, तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड रेज, क्यों, क्योंकि वो सोलर कुकर को क्या कर देता है, हॉट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ज, तो 20 हर्ज से लेस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ज, माने सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ज से क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक साउंड हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वेव डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम टू प्रोपोगेट, तो क्या हो जाएगा, कौन सा वेव था जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो सकता है ट्रांसवर्स हो सकता है, और लाइट वेव भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल क्या है, लाइट है। विच ऑफ दीज वेव कैन बी पोलराइज, तो कौन से वेव को हम लोग पोलराइज कर सकते हैं, पोलराइज का मतलब आगे देख रहे हैं हम लोग, तो ये होता है लाइट वेव। तो पोलराइज का मतलब क्या होता है, देखिए सूरज की रोशनी हो या बल्ब की रोशनी हो, वो बिखरा हुआ होता है, ठीक है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में को नहीं फॉलो कर रहा होता है, तो जैसे ही उसके सामने एक गिलास लगा देंगे यानी कि पोलराइज कर देंगे, तो वो क्या होगा, एक सही डायरेक्शन में जाएगा, और वो देखने में भी हमको कोई भी हम उसकी तरफ देख सकते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी हो या फिर बल्ब की तरफ हो। तो होता क्या है, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स जो होते हैं वो जो गिलास पहनते हैं ना, वो इसमें सूरज की रोशनी से बचने के लिए, तो वो भी होता है पोलराइज्ड होता है, ठीक है, वो लाइट को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर देख पाता है। नहीं तो सूरज की रोशनी अगर आंखों में पड़ने से क्या करेगा, वो लोग ऊपर देख ही नहीं पाएगा, तो कैच कैसे पकड़ेगा, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, वो एक पोलराइज्ड ये होता है, पोलराइज्ड गिलास होता है, ठीक है, जो लाइट को पोलराइज कर देता है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन हैव सेम वेवलेंथ, अगर इलेक्ट्रॉन और फोटोन का सेम वेवलेंथ है, दे हैव सेम, तो उसके बाद बोला है सेम क्या होगा उसके पास, तो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, P = h/λ, h क्या है, प्लंक्स कांस्टेंट है, और लेमडा जो है वेवलेंथ है। तो अगर बोल रहा है कि वेवलेंथ सेम होगा तो h तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, P = h/λ। नेक्स्ट है इन ए वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो सबसे इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन पहले जो डिस्कशन किए थे कि वेव पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, जिसका एग्जांपल था साउंड वेव, ठीक है। सबसे पहले यही इसी को डिस्कस किए थे।
साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट है हमारा एमआरआई मशीन इज़ यूज्ड। तो एमआरआई मशीन में क्या यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक वेव यूज़ होता है। एमआरआई मशीन कहाँ पे यूज़ होता है, तो डॉक्टर लोगों के पास देखिएगा एमआरआई करने के लिए घुसाते हैं, ठीक है, डॉक्टर लोग करवाते हैं एमआरआई, तो वहाँ पे कौन सा वेव यूज़ होता है, मैग्नेटिक वेव होता है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है दीज वेव यूज इन रडार सिस्टम। कौन सा वेव है जो कि रडार सिस्टम में यूज़ होता है, तो वो हो जाएगा माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव यूज़ होता है रडार सिस्टम में। तो रडार सिस्टम देखे होंगे, ये वाला है रडार सिस्टम, रडार एंटीना, ठीक है। यहाँ पे जितना भी कुछ होगा, ठीक है, इसको पता चल जाएगा। तो ये कैसे वर्क करता है, माइक्रोवेव के थ्रू वर्क करता है। इसके रेंज में जितना भी कुछ होगा इसको पता चल जाएगा कि कौन है क्या है, ठीक है। तो रडार सिस्टम माइक्रोवेव पे काम करता है, ठीक है। अब बात करें टीवी रिमोट किस पे काम कर रहा था, तो फिर से याद रखना है कि इंफ्रारेड रेज पे काम कर रहा था रडार सिस्टम, तो रडार सिस्टम की माइक्रोवेव। नेक्स्ट है हमारा द रेडिएंट एनर्जी हैविंग लोएस्ट एनर्जी। तो फिर से वही क्वेश्चन पूछा है कि लोएस्ट एनर्जी किसका होगा, तो हम लोग सीक्वेंस अरेंज कर लेंगे, अरेंज से वहाँ से निकल जाएगा, तो हो जाएगा माइक्रोवेव रेडिएशन का जो होता है एनर्जी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूज इन ओवन। कौन सा चीज़ यूज इन ओवन, तो ये हो जाएगा माइक्रोवेव जो होता है ओवन में यूज़ होता है, ठीक है। बात करें इसकी ये वाले क्वेश्चन की, तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, फिर से वही वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे कम की बात करें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो माइक्रोवेव है, सबसे कम की बात करें तो रेडियो वेव हो जाता, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस रेडियो वेव नहीं दिया हुआ था, इसलिए माइक्रोवेव होगा। तो हम लोग देखे थे CGXUVIMR, ठीक है। तो मुझे तो यह याद हो गया, आप भी ऐसे ही करके याद दिए कि XUV भीमर, ठीक है, याद हो जाएगा आपको भी। नेक्स्ट एक्सरे आर। एक्सरे क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है। एक्सरे में पॉजिटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस दिया हुआ रह सकता है आपको। तो एक्सरे क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। नेक्स्ट है द टर्म अक्सरयान इफेक्ट। अक्सरयान इफेक्ट है इज एसोसिएटेड विद विच फंक्शनल एरिया ऑफ साइंस। तो अक्सरयान इफेक्ट जो है ये कौन से साइंस के कौन से फील्ड से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा फिजिक्स से, ठीक है। अक्सरयान इफेक्ट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मोर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल क्रिएट्स, ठीक है। अगर ज़्यादा डेंसिटी होगा, थोड़ी देर पहले देखे कि ज़्यादा डेंसिटी मतलब ज़्यादा प्रेशर एंड वाइस वर्सा, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल क्रिएट्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे भी पूछ सकता था, जैसे पीछे में पूछा था कि कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ एन अप्रोचिंग कार ए पुलिस ऑफिसर साइंस, ठीक है। तो स्पीड अगर पता करना हो किसी के गाड़ी में, तो उसमें क्या साइन मारेंगे हम लोग, तो पुलिस के द्वारा क्या साइन मारा जाता है, तो वो हो जाएगा रेडियो वेव मारा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि उसका स्पीड कितना है, ठीक है। वो लिमिट तो नहीं क्रॉस कर रहा है, तो कौन सा वेव कैसे पता करते हैं, रेडियो वेव से। नेक्स्ट द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट। ऐसा टेक्निक जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे से डिस्टेंस पे है, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट हम लोग अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस टेक्निक को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है। रिमोट सेंसिंग समझ में आ रहा होगा, क्या करते हैं हम लोग रिमोट सेंसिंग में, इन्फॉर्मेशन को क्या चीज़ है नहीं है उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट। मल्टीकास्टिंग क्या है, मल्टीकास्टिंग इज ए सेंडिंग ए फ्रेम टू ए ग्रुप ऑफ स्टेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई आर वी एबल टू हियर शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट बेटर देन लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट। तो हम लोग शॉर्टर वेव ब्रॉडकास्ट को क्यों सुन पाते हैं अच्छे से लॉन्ग बेटर वेवकास्ट से, ठीक है। तो इसका कारण सिंपल सा है कि शॉर्टर वेव होगा मतलब वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से सुन पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो शॉर्टर वेवलेंथ आर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। द वेव फॉर्म ऑफ सर्टेन सिग्नल। तो वेव फॉर्म जो होता है सर्टेन सिग्नल का और लो ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कैन बी स्टडीड बाय। अगर कोई स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है तो उसका स्टडी या उसका लॉ को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे सोनोमीटर, ठीक है। सोनोमीटर किसका स्टडी होता है, वेव फॉर्म का स्टडी ऑफ वेव फॉर्म ऑफ सर्टेन सिग्नल या फिर लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। दीज वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। तो कौन सा वेव है जो
वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। साउंड वेव ऑप्शन में होता तो साउंड वेव, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो इंटेंसिटी किस प्रोपोर्शनल होता है तो वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर म्यू वी ए स्क्वायर और म्यू का स्क्वायर। इसको मैंने बहुत पहले भी बताया आपको, म्यू लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, म्यू बोलते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू के जगह पे फ्रीक्वेंसी एफ लिख दिए। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का कैसा रिलेशन है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है। ठीक है, बात करें वेलोसिटी का कैसा रिलेशन है, तो वेलोसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है। और एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू पावर अपॉन एरिया होता है। ठीक है, याद रखें, यहाँ पे ए था, एरिया नहीं था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड था, और यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, द बैट्स कैन फ्लाई इन डार्क। बैट्स जो है, चमगादड़ जो है वो डार्क में क्यों फ्लाई करता है, क्योंकि उसके वो अल्ट्रासोनिक साउंड से पता कर लेता है कि कोई आगे सामने कुछ है क्या। ठीक है, दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इन ए वेव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग सबसे पहले ही डिस्कस किए ये वाले चैप्टर का, कि जब कोई वेव पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल क्या था, एग्जांपल लाइट वेव था। नेक्स्ट है हमारा, लाइट इज ए, लाइट किस तरह का वेव है, तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स। नेक्स्ट, व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन इन ए काम वाटर ऑफ ए पॉन्ड द वेव्स प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन द पॉन्ड इज आर। तो हम लोग जब स्टोन फेंकते हैं किसी रिवर पे तो एक तरह का वेव प्रोड्यूस होता है, तो वो कौन सा वेव है, वो भी ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेशनरी वेव कब फॉर्म्ड होगा, स्टेशनरी इज फॉर्म्ड बाय टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी का अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा स्टेशनरी वेव, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ यूज टू बी चेक द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट इन यूट्रस। यूट्रस में किसी माने बच्चा है क्या है, ठीक है, बच्चे को चेक करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा। ठीक है, यूट्रस में बच्चे का डेवलपमेंट चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ठीक है, महिलाओं को क्या करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। वेव कैन नॉट बी पोलराइज, कौन सा वेव है जो कि पोलराइज नहीं कर सकता है, तो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। याद रखना है, लाइट वेव पोलराइज हो सकता है, बट अल्ट्रासोनिक साउंड जो है, अल्ट्रासोनिक जो है वो पोलराइज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, द वेव यूज इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी कौन सा यूज होता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है। तो सोनोग्राफी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, इज ए टेक्निक दैट यूजेज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। तो इंटरनल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो भी है, ग्लैंड है, ठीक है, आपका ऑर्गन्स है, ब्लड का फ्लो है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, तो ये सारा का जो इमेज जो प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी देखे होंगे, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके सोनोग्राफी करते हैं, और बात करें ज़्यादातर औरतों में करते हैं ये सोनोग्राफी। ठीक है, सोनोग्राफी टेस्ट। नेक्स्ट, विच वेव कैन नॉट प्रोपेगेट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में कौन सा वेव जो है प्रोपेगेट नहीं करता है, तो ये हो जाएगा साउंड वेव। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वैक्यूम पे अल्ट्रासोनिक वेव भी ट्रेवल नहीं करता है, और ये क्या नहीं, ये पोलराइज भी नहीं होता है अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ कॉल्ड द साउंड वेव अबव द फ्रीक्वेंसी ऑफ 30,000 हर्ज। तो थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि 30,000 हर्ज हो, यानी कि 20 किलो हर्ज से ऊपर गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से कम होगा, और उसके बाद 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज है तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होगा, 20 हर्ज से ज़्यादा होगा तो अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इंफ्रासोनिक कौन सा जानवर है जो कि इंफ्रासोनिक साउंड का यूज़ करता है, तो हाथी है, एलिफेंट है, और अल्ट्रासाउंड का कौन यूज़ करता है, तो हो जाएगा बैट, चमगादड़। नेक्स्ट, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन पे लाइमन सीरीज हाइड्रोजन का लाई करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सारा पढ़े होंगे। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट,
इट इज़ डेंजरस टू ऑब्जर्व सोलर इक्लिप्स विथ नेकेड आई, बिकॉज सोलर इक्लिप्स को ऑब्जर्व करना नेकेड आई से मतलब कुछ भी आंखों में नहीं लगाना, तो उससे क्या हो सकता है, आपका रेटिना जल सकता है। अल्ट्रावायलेट, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, रेडिएशन फ्रॉम सन बर्न्स आवर रेटिना, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेज को कौन ये करता है, स्टॉप कर देता है, तो वो जगह ओजोन लेयर आने नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद बात की है कि सोलर इक्लिप्स में हम लोग को नेकेड आई से क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है जिसकी वजह से हमारा रेटिना जल सकता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव किसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो वैक्यूम। एग्जाम्पल साउंड वेव इज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, फ्रीक्वेंसी एनर्जी वाला, फ्रीक्वेंसी एनर्जी और वेवलेंथ वाला। तो विजिबल ऑप्शंस में दिए गए थे तो विजिबल लाइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कर लेना है उसको। नेक्स्ट, ट्रांजिशन आयन एब्जॉर्ब लाइट इन, तो ट्रांजिशन आयन जो है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को इन विजिबल रीजन, ठीक है। ट्रांजिशन आयन एब्जॉर्ब करता है लाइट को विजिबल रीजन में। नेक्स्ट, इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, फिर से वही क्वेश्चन है, वेवलेंथ को अरेंज करना है, तो ये वाला क्वेश्चन ना बार बार आता है, आपको कर लेना है एक बार, ठीक है। तो हम लोग फिर से पढ़े थे CG XUV भीम VIMR भीमर, ठीक है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड वर्ल्ड शॉर्टेस्ट लेज़र पल्स विथ ए ड्यूरेशन ऑफ जस्ट 43 एटोसेकेंड, तो साइंटिस्ट ने सबसे शॉर्टेस्ट जो है लेज़र पल्स का सबसे शॉर्टेस्ट लेज़र पल्स क्रिएट किया है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सरे होने में, ठीक है, सबसे कम टाइम लगता है, वो लगता है 43 एटोसेकेंड, ठीक है, एक तरह का लेज़र पल्स है। नेक्स्ट, तो एटोसेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, तो ये इतना छोटा है। नेक्स्ट, मैंने लेज़र पल्स जो है वो सबसे छोटा कौन सा है, वो एक्सरे है जो कि 43 एटोसेकेंड का होता है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 10⁻11 से लेकर के 10⁻8 मीटर, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ का रेंज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जिसका वेव ये दिया हुआ है 10⁻11 से लेकर के 10⁻8, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये है एक्सरे का। एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो 10⁻11 से लेकर के 10⁻8 तक होता है, ठीक है, मीटर। यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि विजिबल लाइट जो है या फिर विजिबल का वेवलेंथ रेंज कितना होता है, ठीक है, आपको बताना है। नेक्स्ट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू, ठीक है, एक सेकंड में अगर 10 ऑसिलेशन करेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देन इट्स फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज में पूछा है, ठीक है, तो हो जाएगा 0.01। तो आया कहाँ से, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 हर्ज, क्योंकि एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है उसी को हर्ज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 1 किलो हर्ज बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हर्ज। फ्रीक्वेंसी अगर किलो हर्ज में लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी जितना दिया हुआ था डिवाइडेड बाई 1000, तो ये निकल गया 0.0 किलो हर्ज। नेक्स्ट, 2 waves each of amplitude 1.5 mm and frequency 10 Hz are traveling in opposite direction with a speed of 20 millimeter per second. The distance in millimeter between the adjacent node. तो एडजेसेंट नोड के बीच का डिस्टेंस मांगा है, तो ये पहले जानना होगा कि एडजेसेंट नोड का बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो वो होता है λ/2, ठीक है। तो आंसर आएगा 1 कैसे आएगा, तो पहले हम लोग को लैम्डा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है तो एम्पलीट्यूड से इसका कोई लेना देना नहीं है हम लोग को, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, λ इज इक्वल टू C/F। C क्या होता है, स्पीड होता है, और F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो लगा देंगे उसको 20/10, तो ये λ आ जाएगा 2 mm, ठीक है। तो λ आ गया, तो 2 एडजेसेंट नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये नोड है, ये नोड है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, λ/2 ही तो है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक λ है, ठीक है। तो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2, या फिर एंटी नोड, 2 एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो भी λ/2 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए प्रोग्रेसिव वेव व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन डिग्रीज बिटवीन 2 पॉइंट हुज फेज आर अपोजिट, ठीक
ठीक है। फेज़ डिफरेंस की बात किया है जहाँ पे उन दो पॉइंट्स का जो फेज़ है वो अपोजिट है, तो फेज़ डिफरेंस कितना आ जाएगा एंगल में, तो वो हो जाएगा डिग्री में, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। प्रोग्रेसिव वे में फेज़ डिफरेंस अगर दो पॉइंट का अपोजिट है फेजेस, तो उन दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस कितना आएगा 180 का। नेक्स्ट है हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव इन सेकेंड इज। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है कि टाइम पीरियड कितना लगेगा 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव्स इन सेकेंड में उसको बताना है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। तो ऑडिबल रेंज क्या होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट इफ़ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 120 डिग्री। तो फेज डिफरेंस की बात किया है, फेज डिफरेंस दिया हुआ है फॉर ए वेव ऑफ वेलोसिटी, वेव का वेलोसिटी या स्पीड दिया हुआ है। ठीक है। ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, सॉरी 100 हर्ट्ज। तो वेलोसिटी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वहाँ से क्या निकल जाएगा, लेमडा निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है। देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब क्वेश्चन अलग पूछ लिया, पाथ डिफरेंस। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसको जानना पड़ेगा, तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर आता है 24 सेंटीमीटर। आता कैसे है देखते हैं। लेमडा इज इक्वल टू C/F पहले से ही देख चुके हैं हम लोग। ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू SC/λ या फिर HF, है ना। तो वहीं से आता है ये फॉर्मूला, लेमडा इज इक्वल टू C/F। तो लेमडा इज इक्वल टू 360/500, तो ये आ जाएगा 0.72 मीटर। C क्या है, वेलोसिटी है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। उसके बाद बात करें पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है 2π/λ होता है इनटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 120 डिग्री, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रख लेना है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारा काम तो रेडियन में हो रहा है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 120 इंटू π/180 करेंगे। किसको, फेज डिफरेंस को, जिसकी वजह से ये रेडियन में आ जाएगा। तो ये भी इधर भी 2π/λ, तो 2π कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। उसके बाद यहाँ से पाथ डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है। यहाँ से पाथ डिफरेंस निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट इफ़ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज एन, आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। अगर फुल वेव रेक्टिफायर है जिसका फ्रीक्वेंसी n है, जिसका इनपुट का फ्रीक्वेंसी n है, तो उसका जो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी होता है वो 2n हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि n अगर फ्रीक्वेंसी है फुल वेव रेक्टिफायर का, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने पूछा था कि विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ कितना होता है, तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। याद रखना है आपको, एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड शॉर्टेस्ट एक्सरे लेज़र हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट। ठीक है। तो थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि शॉर्टेस्ट एक्सरे लेज़र हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट कितना ड्यूरेशन लगाता हो, तो हो जाएगा 43 एटोसेकंड। 43 एटोसेकंड का मतलब होता है 1 एटोसेकंड बराबर होता है 10⁻⁸ सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव इज़ 25:9। इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड मांगा है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि इंटेंसिटी का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a² के। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसलिए एम्पलीट्यूड का जो रेशियो हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो इंटेंसिटी पूछा है तो सॉरी एम्पलीट्यूड पूछा है तो ये क्या हो जाएगा 5:3। ठीक है। नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड। थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो वेवलेंथ हो जाएगा 60। ठीक है। थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि दो नोड है, नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लेमडा का आधा होता है। ये पूरा लेमडा है। ठीक है। तो लेमडा का आधा होता है। तो एडजेसेंट नोड और एंटी नोड का दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट द ऑर्डिनरी एंड मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ साउंड बाय ह्यूमन बीइंग। तो मैक्सिमम कितना टॉलरेट कर सकता है साउंड को आदमी, ठीक है, वो होता है 60 डेसिबल टू 80 डेसिबल। तो उसी टाइम बात किए थे डेसिबल क्या चीज़ मेज़र करता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेज़र करता है। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डेसिबल में मेज़र करते हैं। और हर्ज में क्या मेज़र करते हैं, फ्रीक्वेंसी। व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड। पिच क्या डिटरमाइंस करता है,
तो पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को कौन डिटरमाइन करता है? पिच को डिटरमाइन करता है। तो एक बात सुन लीजिए, औरतों का जो पिच होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच ज़्यादा होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब पिच ज़्यादा मतलब आवाज़ में पतलापन ज़्यादा, ठीक है। तो मर्दों का जो होता है, आवाज़ सुने होंगे, मर्दों का आवाज़ पतला नहीं होता, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब पिच कम होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वुमेन्स हैव हायर पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कितना होता है 165 से 255, और मर्दों का कितना होता है, मर्दों के पिच कम होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होता है, 85 टू 155 हर्ज होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से, पिच से हम लोगों को क्या पता चलता है? फ्रीक्वेंसी पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा, टू हेयर ए डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट। तो अगर आपको इको सुनना है तो टाइम इंटरवल ओरिजिनल साउंड में और रिफ्लेक्टेड साउंड में कितना होना चाहिए? वो होता है 0.1 सेकेंड, ठीक है। याद रखना है आपको, तभी इको सुनाई पड़ेगा। तो इको से रिलेटेड आगे भी एक क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट, लाउडनेस ऑफ साउंड। अभी देखें यहाँ पे पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगा, किसको डिटरमाइन करेगा? फ्रीक्वेंसी को। और लाउडनेस ऑफ साउंड ये करेगा एम्पलीट्यूड को, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों को रिलेट करके पढ़ना है आपको, कि पिच ऑफ साउंड क्या बताएगा? फ्रीक्वेंसी बताएगा। लाउडनेस ऑफ साउंड क्या बताएगा? एम्पलीट्यूड बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोनार कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ये होता है इको पे, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर देन, अच्छा सोनार क्या काम करता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। नहीं पता है तो गूगल कीजिए, जो भी कीजिए, ठीक है, लेकिन पता कीजिए। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर देन इट ड्राई एयर बिकॉज द मॉइस्ट एयर हैज़। तो वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होता है वो मॉइस्ट एयर में ज़्यादा होता है देन ड्राई एयर। क्यों? मॉइस्ट एयर में क्या होता है? तो मॉइस्ट एयर हैज़ लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर, ठीक है। नेक्स्ट, विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इको ऑफ साउंड वेव। तो कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है साउंड वेव का इको होने के लिए? तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारा, स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। तो स्टेथोस्कोप कौन से प्रिंसिपल दो डॉक्टरों के द्वारा यूज़ किया जाता है, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट है हमारा, द मेटल दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर कोल्ड। जब किसी मेटल को हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोनोरस, ठीक है। तो हम लोग अगर कोई मेटल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोल सकते हैं सोनोरस मेटल, ठीक है। नेक्स्ट, द क्वालिटी और टोन ऑफ ए म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन, ठीक है। क्वालिटी और टोन ऑफ ए म्यूजिकल साउंड जो प्रोड्यूस होता है इंस्ट्रूमेंट, तो किसी स्ट्रिंग के द्वारा, वो डिपेंड करता है किस पे? वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। साउंड का जो वेव फॉर्म कैसा हो रहा है उसी के क्वालिटी, उसी से डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसा होगा, ठीक है, या टोन कैसा होगा। नेक्स्ट, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू द विसल ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन, द विसल हर्ड इज। तो एक पर्सन है जो कि स्टेशन पे रुका हुआ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे रुका हुआ है, तो एक ट्रेन आ रही है और एक ट्रेन जा रही है उससे दूर, तो किस केस में उसको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा? तो साउंड सुनाई देगा जब वो ट्रेन उसके तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि जब वेव पार्टिकल्स जो ट्रैवल करेगा वो क्या करेगा? वो आगे की ओर ट्रैवल करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसको सुनाई देगा। तो इट प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम विच इज़ कमिंग टुवर्ड अस बट द ट्रेन विच लिविंग प्रोपोगेशन थ्रू द मीडियम मूविंग फर्दर अवे फ्रॉम द लिसनर एंड दस प्रोड्यूस विशल ऑफ लोअर पिच। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो ट्रेन हमारे करीब आ रहे हैं उससे क्या होगा? उससे ज़्यादा साउंड सुनाई देगा, क्योंकि वेव पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट कर रहा है उसी की ओर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो स्टील में होता है। नेक्स्ट है हमारा, विच एनिमल यूज़ अल्ट्रासोनिक साउंड टू कैच देयर प्रे। जो उसका खुराक होता है, कौन से एनिमल यूज़ करता है अपने खुराक के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का? तो ये हो जाएगा बैट्स, चमगादड़। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव कैन बी विजुलाइज्ड एज प्रोपोगेशन ऑफ वाइब्रेशन इन द मीडियम। ठीक है, तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव जो देखते हैं कैन बी विजुलाइज एज द प्रोपोगेशन ऑफ डेंसिटी और प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट,
वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विथ, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, किसकी वजह से, तो ये हो जाएगा प्रेशर की वजह से। प्रेशर ऑफ एयर से वेलोसिटी ऑफ साउंड के पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, क्या हो जाएगा, वैक्यूम। नेक्स्ट है हमारा, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द बॉडी ओनली इफ, साउंड कब प्रोड्यूस होगा, अगर बॉडी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तभी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट, विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड वेव, तो कौन सा टर्म है जो कि एसोसिएशन नहीं है साउंड वेव से, तो ये हो जाएगा कैंडेला। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैंडेला था, ठीक है। तो कैंडेला तो यूनिट होता है किसका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ठीक है। तो साउंड से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए एसोसिएशन नहीं है। नेक्स्ट, साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट विल, ठीक है। साउंड जो ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो इट विल बी मैक्सिमम ड्यूरिंग विंटर, विंटर पे टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, साउंड टेक्स मोर टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट विल बी मैक्सिमम ड्यूरिंग विंटर। तो अगर आप ये दिमाग में रख लीजिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड का वेलोसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ जा रहा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अब देखिए विंटर के टाइम पे क्या होता है, विंटर पे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वही चीज़ बोला है कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, तो विंटर के टाइम पे मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मिनिमम, तो कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको करना था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मिनिमम इन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है, डिक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अभी बात की है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज़ करेगा टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ किया। वैसे कितना होता है, 334 मीटर पर सेकेंड इन एयर की बात करें अगर, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटेस्ट इन, स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटेस्ट किस में ग्रेटेस्ट होगा, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ग्लास, अगर बात करें स्टील वगैरह होता तो स्टील हो जाता। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट अकर्ड फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या फर्स्ट अकर्ड हुआ था, ठीक है। मार्कोनी सेंट आउट ऑफ फर्स्ट वायरलेस सिग्नल। नेक्स्ट, डजेंट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। किस वेलोसिटी ऑफ साउंड पे किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टर, तो किस पे, कौन से मीडियम पे साउंड ज़्यादा ट्रेवल करेगा, फास्ट ट्रेवल करेगा, तो ये हो जाएगा सॉलिड, ठीक है। सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस में साउंड ट्रेवल करता है सबसे ज़्यादा सॉलिड में। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अनइफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, स्पीड का साउंड का क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी कि स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपको याद रखना है कि ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज़ करेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज़ करेगा। फिर से बताना है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज़ करेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है हमारा, साउंड इज़ हर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस ऑन ए रेनी डे, साउंड जो है रेनी डे पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक सुनाई देता है। क्यों ऐसा, क्योंकि साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर में क्या होता है, साउंड बहुत आसानी से ट्रेवल कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इज इफेक्टेड बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर, ठीक है। कौन से प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज इफेक्टेड बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा वेवलेंथ, यानी कि अगर टेम्परेचर में कोई चेंजेस आता है तो उसके वेवलेंथ पे चेंजेस आएगा, तो वेवलेंथ पे चेंजेस आएगा तो साउंड में चेंजेस आएगा। समझ में आया। अगर बात करें कि टेम्परेचर में चेंज कराते हैं तो सबसे पहले जो इफेक्ट होने वाला ये होता है वो वेवलेंथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ए बॉम्ब एक्सप्लोड ऑन द मून, अगर कोई बॉम्ब मून पे एक्सप्लोड कर रहा है, यू विल हेयर इट्स साउंड ऑन अर्थ आफ्टर, ठीक है। तो अगर मून पे कोई चीज़ एक्सप्लोड हो रहा है, बम फूट रहा है, तो क्या आप अर्थ पे कितनी देर बाद सुन पाएंगे, आप अर्थ पे क्या सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। यू कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, क्यों, क्योंकि बीच में स्पेस है, स्पेस में साउंड यानी कि वैक्यूम है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, इसलिए आप साउंड नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम पीरियड इन सेकेंड ऑफ ए साउंड वेव, वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड दिया हुआ है, तो वहाँ से टाइम पीरियड निकालने के बोला। तो आप जान लीजिए टाइम पीरियड जो होता है फिर फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होता है। हम लोग लगाएंगे लेमडा इक्वल टू सी अपॉन एफ, सी दिया एफ इक्वल टू सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, यहाँ से एफ इक्वल टू सी अपॉन लेमडा।
तो सी दिया हुआ है 250, वेवलेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। अब तक तो ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपको, ठीक है। एफ इज इक्वल टू कितना निकल आएगा 125। अब एफ निकल आया, अगर इसको टाइम पीरियड के तौर पे लेंगे तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/125, इसका आंसर आ जाएगा 0.08। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी को हर्ज में कैलकुलेट करना है, ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, तो एक ही फार्मूला जो है बार बार रिपीट होता है, और वो वाला फेज डिफरेंस वाला और पाथ डिफरेंस वाला वो याद रख लेना है आपको कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू c/λ आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा कितना 72 हर्ज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 0.01 सेकेंड, देन इट्स द टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव, टाइम पीरियड दिया हुआ है इतना सेकेंड, फाइंड इज फ्रीक्वेंसी। तो मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है, उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1/टाइम पीरियड हो जाएगा 1/0.01, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 हर्ज। नेक्स्ट, ए सोनार ऑफ सी सेंड साउंड वेव ऑफ स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड, दीज वेव आर रिफ्लेक्ट बैक बाय द ओशियन फ्लोर इन 5 सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशियन फ्लोर। तो बोला गया है कि सोनार के द्वारा, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सोनार क्या चीज़ में यूज़ होता है, तो सोनार किसी चीज़ का डिस्टेंस मेजर करते हैं या डेप्थ मेजर करते हैं कि समुंदर में कि कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला है कि उस पे जो साउंड वेव्स है वो ट्रेवल कर रहा है, स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, वो हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोला है रिफ्लेक्ट बैक बाय द ओशियन इन 5 सेकेंड, ठीक है। उसके पास फिर से जो पहुंचता है वही वेव दोबारा उसके पास 5 सेकेंड में पहुंचता है, यानी कि जाने में कितना सेकंड, आधा सेकंड, 2.5 सेकंड, आने में कितना सेकंड, 2.5 सेकंड, तभी होगा 5 सेकंड। तो टाइम तो समझ में आ गया कि कितना हो गया 2.5 सेकंड, ठीक है। और स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहीं से आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। 1500 इंटू 2.5 क्यों लिया गया है, क्योंकि जाने आने का टाइम 5 सेकंड लगा है, तो सिर्फ जाने का टाइम कितना हो जाएगा 2.5 सेकंड, इसलिए हो जाएगा 3750 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, तो सोनार का कंसेप्ट समझ में आया। सोनार क्या करता है, डेप्थ मेजर करता है या कितने डिस्टेंस पे है कोई चीज़, वो मेजर करता है समुंदर वगैरह में। नेक्स्ट, लिस्ट ऑडिबल साउंड फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो ऑडिबल साउंड लिस्ट कितना होगा कि हम सुन पाएंगे, तो हो जाएगा 0.002 माइक्रो बार, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। तो इतना अगर साउंड है, लिस्ट कम से कम इतना है, तभी हम लोग सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम दैट ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, ठीक है। डेंसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी की बात किया है, तो ये हो जाएगा 1:4। तो ये आता कहाँ से, तो एक फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन मीडियम, अगर कोई मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उसका वेलोसिटी होता है गामा पी अपॉन रो क्या है, ये डेंसिटी है, ठीक है, √ऑफ गामा पी अपॉन रो। तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एयर का तो हम लोग जानते हैं 334 होता है, लेकिन अगर बात करें डिस्टिल्ड वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1498 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको 1498 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, एन इको विल हर्ड इफ़ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टिकल। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि आप इको सुन सकें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 मीटर। 17 मीटर आता कहाँ से, हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना पढ़े हैं, 34 पढ़े हैं, 334 पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड होना चाहिए। तो वहीं से उसको सॉल्व करेंगे तो 17 मीटर आता है, क्योंकि इको प्रोड्यूस होने के लिए 2 बार ट्रेवल करता है, यानी कि 17 दूना 34, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कैसे करना है, 17 दूना 34 यानी कि 340, और 0.1 वहाँ पे था, ठीक है। ड्यूरेशन कितना था, 0.1 सेकेंड, तो वहीं से आता है ये 17 मीटर सॉरी। परमिसिबल नॉइस एट लेवल एट रेसिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग नाइट। तो नाइट के टाइम पे परमिसिबल नॉइस कितना है रेसिडेंशियल एरिया में, तो ये हो जाएगा 45 dB।
तो डीबी का मतलब होता है डेसिबल, जो कि क्या मेज़र करता है, वो मेज़र करता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि वेव एंड साउंड से थे ब्लैक बुक में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।